अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और बारी है यूनिट 1 फिज़िक्स एंड मेजरमेंट्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। तो बुक्स खोल लो, ज़्यादा बेहतर है। फिर मैं जो है ना 1 बाय 1 हर एक एमसीक्यूज़ की लॉजिक समझाता हूँ और उसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। सही है, पेज नंबर 27 निकाल लो, 1 बाय 1 सारी बातें देखते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर है सारे, और हर चैप्टर में 10-10 एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला क्वेश्चन है द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स 23.023 और दूसरा नंबर है 0.0003 और फिर 2.1 10 रेज़ टू द पावर -3 आर। हर एक में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो काउंट करने और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला नंबर देखो 23.023। अच्छा जी, अब यहाँ पर जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट हो गया, और ये वाला 2 भी सिग्निफिकेंट हो गया और ये वाला 3 भी सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है ना। ये तो सिग्निफिकेंट हो गए। अच्छा, क्या ये वाला 0 सिग्निफिकेंट है? जी हाँ, ये 0 सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये 0 ट्रैप हुआ है नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में। तो ऐसे 0 जो 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में पाए जाते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे पॉइंट लगाओ या ना लगाओ। इसका मतलब ये 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3 4 5। तो पहले वाले में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब ए में भी पहला 5 है, सी में भी पहला 5 है, बी में भी। देखते हैं दूसरे वाले में कितना है। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 3 तो सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा, ये जो ज़ीरोज़ आ रहे हैं 1 2 3 4, ये तीनों के तीनों जो ज़ीरोज़ हैं ये लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं। और जो रूल मैंने आपको लिखवाया था, समझाया था, वो ये था कि लेफ़्ट साइड पे आने वाले जो ज़ीरोज़ होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। और जब हम एक्सपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उन ज़ीरो को लिखे बगैर भी नंबर को शो किया जा सकता है। इसका मतलब ये सारे के सारे ज़ीरोज़ जो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं। अगर ये सारे ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट हैं तो यहाँ पर इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट फिगर है और वो सिर्फ 3 है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है कि नॉन सिग्निफिकेंट नॉन ज़ीरो जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। और एक्सपोनेंट्स आर नेवर सिग्निफिकेंट, एक्सपोनेंट्स को कभी सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये हुआ कि वो ऑप्शन सही है जहाँ पर आ रहा हो 512, और 512 जो आंसर आ रहा है वो ए में आ रहा है। तो इस वजह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 512। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट? इसमें से कौन सा यूनिट जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट है, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट की बात हो रही है यहाँ पर ना, और दिए हुए उन्होंने क्वांटिटीज़ हैं। बहरहाल हो जाता है कभी कभार ऐसा। मास जो है वो एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट है, या आप उसे कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी है। टाइम जो है ये भी बेस क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और जो सॉलिड एंगल है बेसिकली ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। सॉलिड एंगल एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है सॉलिड एंगल का, जो कि स्टेरेडियन होता है, वो भी एक सप्लीमेंट्री यूनिट कहलाता है। जबकि ल्यूमिनिसिटी जो है, जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, बेसिकली ये भी एक बेस यूनिट होता है। अगर आप ल्यूमिनिसिटी को आप कह रहे हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, सो दैट्स वाई इनमें से कौन सा सप्लीमेंट्री यूनिट में मिलेगा आपको? वो मिलेगा सॉलिड एंगल। 2 होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, एक सॉलिड एंगल होता है और दूसरा होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। नंबर 3, द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का यूनिट अभी भी मैंने आपको बताया स्टेरेडियन होता है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। सेकंड किस चीज़ का यूनिट है आपको मालूम है? सेकंड यूनिट होता है टाइम का। टाइम का ऐसा यूनिट जो है वो सेकंड होता है। किलोग्राम किस चीज़ का यूनिट होता है? किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट होता है। कैंडेला जो है ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इसी वजह से हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा भी हमें मिल जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट इज, कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट हर एक में सेम है, ठीक है। चाहे वो कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट हो, MKS हो, CGS हो या FPS हो। तो वो यूनिट पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ। वो जो यूनिट है वो बेसिकली टाइम है। टाइम के लिए हर एक में बराबर यूनिट होता है, और सारे के सारे जो हैं उसके अंदर यूनिट जो है
वो सेकंड ही होता है टाइम का, चाहे MKS के अंदर हो, चाहे CGS के अंदर हो, चाहे FPS के अंदर हो। जबकि मास का जो यूनिट होता है, मास का यूनिट अगर आप देखेंगे MKS सिस्टम में तो वो kg होता है, CGS के अंदर ग्राम हो जाता है, और अगर FPS के अंदर देखें तो वो पाउंड होता है, जो कि फोर्स का भी एक यूनिट होता है। अच्छा, लेंथ की बात की जाए तो MKS सिस्टम में मीटर होता है इसका यूनिट, ठीक है, और CGS के अंदर इसी का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और अगर उसमें देखा जाए FPS सिस्टम में तो F से आता है फुट, FPS सिस्टम जो होता है। तो देखो यूनिट अलग अलग हैं इन क्वांटिटीज़ के, और टेम्परेचर के भी यूनिट्स अलग अलग हैं। टेम्परेचर का SI यूनिट तो आपको पता है केल्विन होता है, इसके अलावा हम सेल्सियस भी इस्तेमाल करते हैं, और सेल्सियस के अलावा हम इस्तेमाल करते हैं फ़ारेनहाइट, और बाकी रेनकाइन भी होता है। अलग अलग यूनिट्स हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ के। क्वेश्चन नंबर 5, रैंडम एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय। जो रैंडम एरर्स आते हैं हमारी रीडिंग में, ये वो एरर्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऐसे एरर्स होते हैं जो कि सराउंडिंग्स की वजह से आते हैं, उस जगह की वजह से आते हैं जहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं? अच्छा, क्या हो सकता है रैंडम एरर? रैंडम एरर हो सकता है मिसाल के तौर पे टेम्परेचर का चेंज हो जाना। हम रीडिंग ले रहे थे, टेम्परेचर के अंदर कुछ डिफरेंस आ गया, प्रेशर के अंदर कुछ डिफरेंस आ गया, लाइट के अंदर कुछ डिफरेंस है, या विंड स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। तो ये ऐसे एरर्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, सराउंडिंग से रिलेटेड है, जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं। तो कैसे उसको एलिमिनेट करें, कम से कम कैसे कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कर सकते हैं? टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, बहुत सारी रीडिंग लें और उनका मीन ले लें। मेजरिंग द क्वांटिटी विद मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम उसकी रीडिंग ले लें। एलिमिनेटिंग द कॉज, जो वजह है उसको ख़त्म कर दिया जाए, या केयरफुल ऑब्जर्वेशन की जाए। अब मैं हर एक की आपको रीज़न बताता हूँ। देखो, अगर एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से लेंगे तो उससे सराउंडिंग की कंडीशन थोड़ी चेंज होगी। हाँ, एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने से हम ये ज़रूर काम कर सकते हैं कि अगर उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर होगा तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए उससे हमारे रैंडम एरर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रैंडम को उर्दू में कहते हैं ऐसा एरर के जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आगे एलिमिनेटिंग द कॉज। कॉज कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? जो टेम्परेचर है ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, मतलब मेजॉरिटी अगर आप एज अ स्टूडेंट कहीं पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आप टेम्परेचर थोड़ी वहाँ का चेंज करेंगे, प्रेशर, विंड स्पीड, तो कॉज को ख़त्म करना भी मुमकिन नहीं होगा। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल से हम अपने पर्सनल एरर को तो ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे रैंडम एरर को ख़त्म नहीं कर सकते। तो एक तरीक़ेकार है जो कि आप लोगों ने देखा भी है, हम लोग लैब के अंदर बहुत यूज़ करते हैं। हम जो रीडिंग लेते हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा लेते हैं, कम से कम 3 रीडिंग लेते हैं, 5 रीडिंग लेते हैं, और फिर उसका मीन मालूम कर लेते हैं। तो भाई अगर एक मरतबा एरर आ रहा होगा हवा की वजह से, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी वाली रीडिंग में आए, तीसरी वाली में आए। सो रैंडम एरर को ख़त्म करने का बेस्ट मेथड है आप जो है वो बहुत सारी रीडिंग लें और उनका मीन ले लें। नंबर 6, सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर उर्दू में कहते हैं सिलसिलेवार गलती, ऐसी गलती जो कि सिलसिलेवार लगातार होती रहे। ये जो होती है सिस्टमैटिक एरर, ये होता है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ये बात याद रखिएगा। सिस्टमैटिक एरर आता है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जिस इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल तौर पे आप जो है वो लेंथ नाप रहे हैं इंच टेप से, और इंच टेप खिंच चुका है इस्तेमाल हो के, तो वो जाहिर सी बात है लंबाई गलत बताएगा। या ऐसा हो गया है कि जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर ही एरर है, या फिर ऐसा हो सकता है घड़ी में ही एरर है, घड़ी 5 मिनट आगे है, 2 मिनट पीछे। इस तरीके के एरर्स जो है सिस्टमैटिक होते हैं, जो बार बार आते हैं। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ, नेगेटिव होता है सिर्फ और सिर्फ, या ज़ीरो एरर होता है। तो बात ऐसी है कि जो सिस्टमैटिक एरर है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है ना। कैन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखना। वैसे सिस्टमैटिक एरर को ज़ीरो एरर ही कहते हैं, ठीक है, तो कैन बी वाली बात तो वैसे ही ख़त्म हो गई। सिस्टमैटिक एरर या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो वो कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग देता है या तो कुछ कम रीडिंग देता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक घड़ी जो है वो 5 मिनट आगे है, ठीक है ना, तो वो हमेशा आपको 5 मिनट ज़्यादा टाइम बता रही होगी, एक पॉजिटिव एरर आएगा। और अगर एक घड़ी 5 मिनट पीछे है, आप उससे टाइम नोट करोगे तो हमेशा 5 मिनट कम टाइम बताएगी, यानी कि एरर जो है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। नेगेटिव एरर जितना होता है उसको ऐड करते हैं हमेशा, और जो पॉजिटिव एरर होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारी रीडिंग सही हो जाए। नंबर 7, डैश इज़ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ। ये किस चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल किस चीज़ की डायमेंशन है इन सब में से?
तो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा। पहले डिस्प्लेसमेंट बताऊं। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस की डायमेंशन होती है L, तो इसकी डायमेंशन तो सीधा सीधा L आ गई। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स, या चलो पहले फोर्स ही बता देते हैं। फोर्स होता है F इज इक्वल टू ma। मास की डायमेंशन होती है m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2। क्यों? क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है ना, F इज इक्वल टू ma, तो m की जगह पर m आ जाएगा। एक्सेलरेशन जो है ये होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी का चेंज होता है LT-1 डिवाइड बाय टाइम LT-2, या आप यूनिट से भी याद रख सकते हो ना। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड -2, तो MLT-2 हो जाएगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर यही वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल प्रेशर का निकालना होता तो हम क्या करते हैं, MLT-2 और फिर इसको डिवाइड करा देते। फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, प्रेशर एरिया का यूनिट होता है L², डायमेंशन होती है L²। तो L से एक L कैंसिल हो जाएगा, प्रेशर की डायमेंशन बनती है ML-1 T-2 के बराबर। अच्छा, अगर स्ट्रेन की बात की जाए तो स्ट्रेन हैज़ नो डायमेंशन, इट इज़ डायमेंशनलेस। स्ट्रेन हैज़ नो डायमेंशन, क्योंकि स्ट्रेन जो है वो होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो कैंसिल हो जाती है, कोई डायमेंशन नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम डायमेंशन। कौन सी चीज़ है जिनकी डायमेंशन बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहली बात, हो सकता है अगर आपने और कोई चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक तो कुछ चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी हो, लेकिन चलो ठीक है, देखते हैं। अच्छा जी, किसकी डायमेंशन जो है वो सेम है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², और टॉर्क का फॉर्मूला होता है F/d। तो आप देख सकते हैं इनके डायमेंशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। mv² की डायमेंशन निकाल के चेक कर लो, fd की डायमेंशन ये सेम नहीं है। सरफेस टेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है, सरफेस टेंशन खुद बराबर होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन खुद बराबर होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इनकी डायमेंशन तो सेम हो ही नहीं सकती ना। स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ा दे, जिसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट डिवाइड बाय m डेल्टा T। क्लास 9 में पढ़ा होगा लास्ट आपने। और जो लेटेंट हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है m, मतलब अमाउंट ऑफ हीट, और सिर्फ डिवाइड कराते हैं m से, तो इधर डेल्टा T नहीं होता। इसका मतलब इनकी भी डायमेंशन सेम नहीं हो सकती। इम्पल्स और मोमेंटम, जिसको आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, ये बिल्कुल सेम होती है इनकी डायमेंशन, क्योंकि इम्पल्स की अपनी डेफिनेशन होती है चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के, तो दोनों की डायमेंशन जाहिर सी बात है सेम रहेगी। ओके। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज एंड इफेक्ट या रीजन। देखो, दो किस्म के वेरिएबल होते हैं ना जब भी हम दो क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो हम बदलते हैं, और डिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो उसकी वजह से बदल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर फोर्स को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, सही ना। अगर फोर्स और एक्सेलरेशन की बात करें तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फोर्स पे। हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, फोर्स कम करेंगे तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। इसका मतलब फोर्स इंडिपेंडेंट है और एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंडेंट है। एक्सेलरेशन फोर्स पे क्या है? डिपेंडेंट है। ओके। तो अब दो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, एक होता है कॉज और एक होता है इफेक्ट। कॉज कहते हैं वजह और इफेक्ट कहते हैं उसका असर, ठीक है। तो फोर्स को अगर मैं चेंज करता हूं तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन में फ़र्क आता है। फोर्स की वजह से जो असर आता है वो एक्सेलरेशन में आता है, सही है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो बेसिकली जाहिर करता है असर को, और जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को जाहिर करता है जिसकी वजह से फ़र्क आ रहा होता है। ओके ना, समझ में आ गई बात भाई। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि किसी चीज़ का असर होता है, तो कॉज आ गया ना। और इंडिपेंडेंट वो होता है जो कि वजह होता है जिसकी वजह से कुछ चेंज हो जाता है, जैसे मैंने फोर्स और एक्सेलरेशन की आपको एग्जाम्पल दी। ओके, लास्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन किसके जैसी है? पहले मैं आंसर बताता हूँ फिर बताऊंगा क्यों। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के जैसी है, ठीक है। कैसे? वर्क की डायमेंशन होती है F × S,
फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, तो वर्क की डायमेंशन हो गई ml स्क्वायर t-2। ओके, ये किसकी? वर्क की डायमेंशन है। अच्छा, जब काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, हाफ नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ की डायमेंशन निकाली जाए तो m की डायमेंशन m और LT-1 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो क्या बना हमारे पास? हमें बन गया ml स्क्वायर t-2। तो कंफर्म है ना, दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो इस वजह से मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी और वर्क की डायमेंशन सेम है। लेकिन बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एनर्जी काम करने की सलाहियत है, यानी एनर्जी और काम एक ही बात होती है, तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशन भी सेम रहेगी। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से हम सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और इस डिस्कशन से इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।